नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मंडल नव भारत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में आपसे वादा कर चुका हूं कि प्रत्येक रोज पॉलिटी के सेक्शन से मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा। तो आइए अपना आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है। बात किसके बारे में बात कर रहा है? राज्य के बारे में। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ध्वज, बी में दिया गया है राजधानी, सी में दिया गया है संप्रभुता और डी में दिया गया है शासना अध्यक्ष। सबसे पहले हम समझेंगे कि राज्य के लिए आवश्यक तत्व क्या है, इसके बाद हम प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो राज्य के लिए जो सबसे पहला आवश्यक तत्व है वो है भूभाग। दूसरा क्या है? जनसंख्या। तीसरा क्या होना चाहिए? सरकार। और चौथा संप्रभु। चौथा क्या होना चाहिए? संप्रभुता। संप्रभुता। अब देखिए, राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो अब जाइए ऑप्शन पे। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी किस बात को बताता है? संप्रभुता को। तो राज्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो इनमें से ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन सी संप्रभुता। अगर इनके अलावा इन चार तत्वों में से अगर कोई भी रहता तो राज्य के लिए क्या हो जाएगा? आवश्यक तत्व हो जाएगा। तो राज्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो क्या है? राज्य के लिए क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और क्या होना चाहिए? संप्रभु होना चाहिए। क्यों? आगे हम डिस्कस करेंगे कि संप्रभुता क्या होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन क्या है? सही है। ऑप्शन ए को पढ़ते, क्या कह रहा? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है। दूसरा क्या कह रहा है? राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। क्या कह रहा है? राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। प्रश्न को बनाने से पहले हम ये समझेंगे कि संप्रभुता होता क्या है। इस बात को समझेंगे, संप्रभुता क्या होता है। संप्रभु क्या होता है? कोई देश जब अपने आंतरिक और बाह्य, कौन सा? आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च शक्ति अपने पास रखता है। अर्थात जो आंतरिक निर्णय हो या फिर बाह्य निर्णय हो वो किसी से प्रभावित नहीं होता है और वो निर्णय स्वयं लेता हो, ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे? संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। किस प्रकार का राष्ट्र कहेंगे? संप्रभु राष्ट्र कहेंगे। और आंतरिक निर्णय में सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक, हमारे समाज में किस प्रकार का चलन होगा, क्या प्रचलित किए जाएंगे, किस प्रकार का योजना आएगा, ये हमें कोई अन्य राष्ट्र नहीं बताएगा। हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक निर्णय हो। किसी भी अन्य देशों का हस्तक्षेप नहीं होगा संप्रभुता में। ये आंतरिक मामला हो गया। फिर देखते हैं बाह्य मामले में क्या है। बाह्य मामले में कहा गया है कि युद्ध, संधि, समझौता आदि विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है वो क्या होगा? स्वैच्छिक होगा। अब देखिए, अगर भारत किसी अन्य संस्था, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसका अगर सदस्यता को ग्रहण करता है तो क्या हमारी संप्रभुता कम हो जाएगी? इससे भारत की संप्रभुता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि भारत ने उन संस्थाओं की सदस्यता अपना स्वेच्छा से ग्रहण किया है, अपने लाभ को देखते हुए, अपने हित को देखते हुए, फिर अन्य कारणों को देखते हुए ग्रहण किया है, न कि किसी बाहरी दबाव के कारण जो है ना उनकी सदस्यता को ग्रहण किया। इसीलिए संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या लगता, सर्वोच्च शक्ति अपने पास रखता है, अन्य राष्ट्र के इशारे पर यह काम नहीं करेगा। तो ये क्या कहेंगे, संप्रभुता। ये किसको परिभाषित करता है, संप्रभुता को। अब देखिए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्या भारत राष्ट्रमंडल का क्या सदस्य, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं कम होती है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली यूएसए में प्रचलित है, भारत में प्रचलित नहीं है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, और विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। शासन किसके द्वारा चला जाता है, सरकार के द्वारा। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून को बनाना। विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून को बनाना। कार्यपालिका क्या करेगा, उस कानून को लागू करते हैं। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, कानून की व्याख्या करना। क्या करना, कानून की व्याख्या करना। और विधायिका क्या कर रहा है, कानून बना रहा है, कार्यपालिका कानून को लागू कर रहा है। और जब व्याख्या की आवश्यकता होगी तो न्यायालय के द्वारा इनका क्या किया जाता, व्याख्या किया जाता। अब यहाँ देखिए ऑप्शन पे लौटते हैं, क्या कहा गया, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इस आधार पर आप देखेंगे कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, नहीं है नियंत्रण, इसीलिए अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी में कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। क्या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण है, नहीं है। ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी में कहा गया है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। इन कार्यपालिका का विधायिका पर क्या होगा, नियंत्रण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कानून बनाने वाला है और इसको लागू करने वाला है। इससे ज्यादा वरीयता इनको हमेशा मिलेगा, इसलिए इस पे क्या होगा, और जिनकी वरीयता होती है उस पर नियंत्रण नहीं होगा, दूसरे पक्ष का। अब डी में क्या कहा गया कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का क्या होता है, कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्यों, क्योंकि ये कानून का निर्माण कर रहा है और ये कानून को क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। और कानून का व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है, न्यायालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन कानून निर्माण करने के क्रम में जहां आवश्यकता महसूस हो, विधायिका न्यायपालिका से क्या करती है, परामर्श ले सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? किसके बारे में व्यवस्था कर रहा है, बात कर रहा है ये संसदात्मक सरकार के बारे में। तो संसदात्मक सरकार सबसे पहले कहाँ व्यवस्था प्रारंभ किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में बात किया गया है। क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत में
किस प्रणाली का सरकार है? संसदात्मक प्रणाली का सरकार है। अगला प्रश्न कि भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? किसके बारे में पूछा गया? सही नहीं है। मैं आपको बराबर बता रहा हूं कि जो सही नहीं है, सॉरी, जो सही नहीं है, नहीं जैसे आएगा आप उसको क्या करेंगे? हाईलाइटेड कर लेंगे। क्या पूछा गया कि सही नहीं है? क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? हालांकि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बारे में मैं विगत वीडियो में बता ही चुका हूं। जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सुझाव हो, परामर्श हो, शिकायत हो, आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। हमें सारा कुछ क्या होगा? स्वीकार होगा। क्या करा? संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी सही है, बी भी सही है। संघीय नीति, ये भी सही है। और तीसरा क्या कर रहा है? राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का प्रणाली भारत में प्रचलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। सीधा से देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। पहले ये समझेंगे कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा क्या होगा? चुनाव के माध्यम से चुना जाता हो, उसको हम क्या कहेंगे? गणतंत्र। अर्थात राष्ट्र का जो प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। भारत सरकार की जितने भी काम होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है भारत में? राष्ट्रपति है। तो गणतंत्र के बारे में बात किया गया है कि राष्ट्र का अध्यक्ष का क्या होगा? चुनाव होगा, ना तो वंशानुगत होगा ना फिर मनोनीत होगा। तो भारत का क्या हो रहा? चुनाव हो रहा है। इस आधार पे बताइए, क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी वहां पर क्या है? राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत है। राज्य की सर्वोच्चता अभी भी वहां पर बरकरार है। इसलिए ब्रिटेन क्या है? गणतंत्र राष्ट्र नहीं है। तो क्या कहा गया? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 में क्या कहा गया? इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, यह भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। हाँ, भारत के आप संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वही शुरू होती है कि हम भारत के लोग से ही शुरू होती है, और संविधान को शक्ति भी भारत के लोगों से ही प्राप्त हो रहा है। सर्वोच्च सत्ता इसलिए किस में निहित होगा? भारत की जनता में। क्योंकि प्रियम्बल के लास्ट में लिखा गया है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो सारा चीज क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में क्या है? निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये गलत है। इसलिए गलत है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एकीकृत की और क्या करता है? उनका झुकाव है, एकात्मक सरकार की और झुकाव है, लेकिन एकीकृत शासन प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है। राज्य सरकार के कानून पे केंद्रीय सरकार के कानून को वरीयता दिया गया, लेकिन इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि क्या करती है? एकीकृत शासन प्रणाली, एकीकृत शक्ति का क्या है? प्रावधान करती है। तो ये जो 4 वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखते हैं 1, 2, 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर
बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इनमें से कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जो कि गलत है, इसीलिए इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, सही है। लोकतांत्रिक सरकार, सही है। विधि का शासन है लेकिन सत्तावादी सरकार की क्या है, अनुपस्थिति है, इसलिए नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है। सीधा सीधी बात है, भारतीय संविधान से। और भारत के संविधान में शक्तियों का क्या किया गया, अस्पष्ट विभाजन किया गया है 3 सूची के माध्यम से। कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कहाँ विभाजन किया गया है, आगे हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो भारत की जो राज्य सरकार को या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकार को जो शक्ति मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, भारतीय संविधान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम। इसी पारदर्शिता के कारण ही कि सुशासन में पारदर्शिता है, इसीलिए लाया गया है क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दिया गया है। आप किसी चीज को, हालांकि बहुत सारे चीज को क्या आ गया, सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। आगे चर्चा करेंगे हम, इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि नहीं है। तो लाल फीताशाही नहीं है। अक्सर आप शब्द सुनते होंगे कि लाल फीताशाही, लाल फीताशाही मतलब क्या हो गया, जहां पर क्या क्या था, वंशवाद हो जाएगा, निरंकुशता बढ़ जाएगी, पदाधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इन्हीं को बोलेंगे लाल फीताशाही, यानी करप्शन क्या हो जाएगा, अपने चरम पे पहुंचने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। कुछ नहीं सोचना है, पुलिस राज तो हो ही नहीं सकता है, लोकतांत्रिक राज भी नहीं, कम्युनिस्ट राज भी नहीं, तो सीधा कल्याणकारी राज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान क्या है, अध्यक्षात्मक है, भारत की एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। यहाँ क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये क्या होगा, गलत होगा। भारत का एक नाम मात्र राजतंत्र के बारे में बात कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुलीन तंत्र भी नहीं है, भारत कैसा है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। क्या पूछा जा रहा है, आधारभूत तत्व के बारे में बात कर रहा है। इस संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकारों राज्यों के पास होना। क्या पूछा गया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व के बारे में पूछा गया है। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्य के पास होना। इसका सही आंसर हो जाएगा एकल कार्यपालिका। क्या हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा
सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इसके बारे में पूछा गया, फिर से पूछ लिया गया है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। क्या कह रहा? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करते हैं। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकती है। समझते हैं? संसदात्मक प्रणाली में जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। ये क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्यकारिणी का प्रमुख का कौन होता? वहां पर राष्ट्रपति होता। प्रधानमंत्री वहां प्रधानमंत्री का पद ही नहीं है तो होगा क्या? उसके बाद क्या? राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करते हैं। हाँ सही है कि मंत्रिपरिषद कुछ लोग, राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों का जो है ना मंत्रिपरिषद के तौर पे एक गठन किया जाता है, जो कि उनका अपना क्या होता है, निकटतम होता है, या फिर कोई विशेषज्ञ हो सकता है। जिस जिस विभाग का विशेषज्ञ को वो चुनना चाहे अपने मंत्रिमंडल में, वो क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। वे उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो मंत्रिमंडल में किस सदस्य को स्थान देंगे। तो ये क्या है? ये भी सही है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का जो है ना चयन क्या करता है? स्वयं करता है। उसके बाद क्या कहा गया? राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं करती। व्यवस्थापिका से तात्पर्य है संसद के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? संसद के बारे में बात कर रहा है। तो ए, बी और सी तीनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ऊपर वर्णित सभी तत्व क्या है? सही है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में प्रचलित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या है? संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान है, लिखित संविधान है। हाँ है, भारत में क्या है? संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? संविधान के भाग 3 में किए गए हैं। फिर क्या करता? नीति निर्देशक तत्व, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। बिल्कुल है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ पर क्या है? जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन है, भारत राज्यों का संघ है। क्या कह रहा? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार किसके पास है? जनता के पास। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में संसदीय शासन है, बिल्कुल है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और क्या कह रहा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार क्या है? जनता के पास है। और भारत क्या है? राज्यों का संघ है। 2 ऑप्शन में हटा दिया हूं और 2 ऑप्शन में छोड़ दिया हूं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। प्रश्न को समझिए, किसके बारे में पूछ रहा है? गणतंत्र के बारे में, जिसमें अंतर्निहित है। क्या कर रहा है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। राज्य यानी
राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्र का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होता है। गणतंत्र के बारे में पूछ रहा है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, सही है। देश क्या है? स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, ये भी सही है। देश में अंतिम सत्ता क्या है? देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। अब देखिए, ऊपर जब आप पढ़ेंगे लगभग लगभग सब सही है, लेकिन मैं आपको इससे पूर्व बता चुका हूं कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। फिर से एक बार समझेंगे कि गणतंत्र का अर्थ यह होता है कि वैसे राष्ट्र जिनका राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता, चुना होता, वंशानुगत नहीं होता, मनोनीत नहीं होता, ऐसे राष्ट्र को हम क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। तो यहाँ क्या दिया गया? राज्य का अध्यक्ष क्या होता? निर्वाचित होता। बिल्कुल सही है। राज्य से तात्पर्य देश या राष्ट्र से है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? हरा है, नीला है, पीला है? कुछ तो होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन के अनुसार कैसा है। कलर को छोड़िए, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कैसा है। क्या कह रहा है? कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अब देखिए, कठोर का क्या मतलब हुआ कि हम छू के देखेंगे तो क्या होगा? हार्ड होगा। या फिर देखेंगे कि वो क्या दब रहा है, उसको लचीला बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। समझते हैं संविधान, समझेंगे कि संविधान होता क्या है। संविधान क्या है? एक विधिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का क्या होता है? शासन का संचालन होता है। और शासन का संचालन हमेशा सार्वजनिक जीवन से होता है, व्यक्तिगत जीवन से नहीं। इसके आधार पर संविधान का हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? संविधान का वर्गीकरण करते हैं। संविधान का वर्गीकरण करेंगे। पहला होता है लिखित संविधान। क्या होता है? लिखित संविधान। दूसरा अलिखित। तीसरा कठोर। और चौथा नम्य संविधान। चौथा कौन सा संविधान होगा? नम्य संविधान। अब ध्यान दीजिए, संविधान के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। कितने प्रकार का संविधान हुआ? लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान और नम्य संविधान। लिखित संविधान जब एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिखित संविधान। जैसे भारत का संविधान, भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ, और वही सभा मिलकर के क्या किए? संविधान का निर्माण किए। एक प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ एक दस्तावेज है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं? संविधान बोल रहा है। और उसके अनुसार क्या चल रहा? हमारे देश का शासन चल रहा। तो लिखित संविधान की ऐसा दस्तावेज जो लिखित रूप में उपलब्ध हो, प्रॉपर तरीके से उसका सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया गया? लिखा गया हो, तो इसको क्या बोलेंगे? लिखित संविधान। लिखित संविधान। फिर बात करते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से तात्पर्य क्या हुआ? संविधान लिखा ही नहीं गया। अलिखित संविधान क्या होता है, समझते हैं। आइए, संविधान तो है लेकिन प्रॉपर तरीके से एक समय के अनुकूल उनको लिखा नहीं गया, इसलिए उसको बोलते हैं बैठ करके एक संविधान सभा बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अलिखित संविधान। संविधान है लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, किसी सभा द्वारा, किसी समिति द्वारा या किसी विशेषज्ञ के द्वारा लिखा नहीं गया, इसीलिए उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। लेकिन संविधान है वहां पर। इनमें किसको हम शामिल करते हैं? रूढ़ि। क्या होता है? रूढ़ि, प्रथा, रूढ़ि प्रथा, न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, और क्या? विधि विशेषज्ञ के राय, विधि विशेषज्ञों के राय, या और
उनकी पुस्तकें, रूढ़ि, अगर कोई चीज है वो ये निर्भर करता है कि ये किस देश में है, तो उस देश के संदर्भ में अगर कोई रूढ़ि सही है तो वो क्या हो जाएगा, संविधान के अंग के रूप में उस देश के सरकार या उस देश के जनता द्वारा अगर किसी रूढ़ि को क्या किया जाता है, किसी प्रथा को स्वीकार किया जाता है और उस देश के लिए वो क्या है, उपयुक्त है, तो ये क्या हो जाएगा, रूढ़ि और प्रथा किसका अंग हो जाएगा, संविधान का अंग हो जाएगा। फिर न्यायिक निर्णय, क्योंकि ये अलिखित संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं, लिखा नहीं गया कि अरेंज किया जाएगा कि भाग 1 में ये होगा, भाग 2 में ये होगा, 3 में ये, 4 में ये नहीं है। समय के अनुसार जो चीज आते गया उसको क्या किया, अपनाते गया। उसके बाद न्यायिक निर्णय, अगर किसी मामले पर न्यायालय के द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया कि जो सार्वजनिक हित के लिए क्या है, लाभदायक सिद्ध हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है, तो उस न्यायिक निर्णय को संविधान का क्या मान लिया जाएगा, अंग मान लिया जाएगा। या फिर विधि विशेषज्ञ, जो भी विधि विशेषज्ञ है, कानून के ज्ञाता है, उनके क्या करा, उनकी जो राय होगी, विधि विशेषज्ञों की राय, विधि विशेषज्ञों की राय या उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है उनको भी क्या कर सकता है, संविधान का अंग माना जा सकता है। इस प्रकार का जो संविधान है वो कहाँ है, ब्रिटेन में प्रचलित है। और ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा गया है कि वो केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकता है, बाकी हर कोई कार्य कर सकता है। तो अलिखित संविधान के बारे में हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान से तात्पर्य यह होता है कि जहां संविधान संशोधन करने की प्रतिक्रिया क्या हो, जटिल हो। देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन कर दिया जाता है, लेकिन इसी प्रकार से अन्य संविधान, अन्य देशों के संविधान के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अमेरिका के संविधान के बारे में बात करेंगे, तो वहां क्या है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, जटिल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कठोर संविधान। वहीं अगर संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आसान हो कि 10-15 मेंबर बैठ के भी क्या कर दिए, संविधान का कोई प्रावधान बदल दिए, फेर बदल कर दिए, कोई नया जोड़ दिए, पुराना को हटा दिए, तो क्या हो गया, नम्ब हो गया। लेकिन भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भारत का संविधान न तो कठोर है और न तो नम्ब है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको संशोधित करने के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता हो। इस पे कभी हम बात करेंगे कि बहुमत का प्रकार क्या होता है। तो देखिए क्या करा, भारतीय संविधान कैसा है, तो अब बताएंगे कि अब भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान न ही कठोर है और न ही लचीला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन सा है। निम्न में से कौन सा है, किसके बारे में बात कर रहा है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए क्या है, कह रहा सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। किनसे तुलना करने के लिए बोला गया, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, न्यायिक समीक्षा नहीं है। तो क्या पूछा गया, कौन सा शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है। कौन है, तो अंतर यहाँ पर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, न्यायिक समीक्षा। ये प्रश्न शायद रिपीट कर गया है, आज का ये आखिरी प्रश्न था। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नवभारत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।